हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधितमस्तु माँ विदुषावहे। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आप हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की रक्षा करें, हम दोनों का पोषण करें, हम दोनों को ऊर्जावान बनाएं, हम दोनों के द्वारा जिस ज्ञान की भी प्राप्ति की जाए उससे हमारे जीवन में तेज की वृद्धि हो और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई विद्वेष उत्पन्न भी न हो। माई सेल्फ संतोष चौबे, मैं आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स की यह आज की क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आई हैड प्रोमिस्ड यू फॉर 2 classes, one morning and second evening class, but due to some technical problems I am not starting the class of traditional general studies. कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, मेरे पास अभी यहाँ पर बोर्ड नहीं है और मैं समझता हूँ कि शायद आपके लिए बिना बोर्ड के परंपरागत समान अध्ययन पढ़ना सुविधाजनक नहीं रहेगा, तो भी मैं सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मेरे पास बोर्ड होगी तो मैं आपको अपनी क्लासेस, जनरल स्टडी क्लासेस भी शुरू कर दूँगा बहुत जल्द। आइए हम लोग आज की क्लास बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए पहला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक कर्जदार है? क्वेश्चन आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रीच्ड बाय आरबीआई, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेप्ट ऑफ इट्स जीडीपी? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है ए में बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है राजस्थान और डी में है पंजाब। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट टाइप करें, तब तक मैं आपको और इसके बारे में जो भी तथ्यात्मक सूचनाएं हैं और जो कॉन्सेप्चुअल जो इन्फॉर्मेशंस हैं मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, भारत की सबसे बड़ी जो अपेक्स बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से 1935 में जिसकी स्थापना की गई थी। तो आरबीआई क्या करती है, समय समय पर जो भारत की बाज़ार है, जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इन सब को के बारे में वह क्या करती है कि वह अपने मानदंड तय करती है और साथ ही साथ वह भारत की आर्थिक जो दशा है उसके बारे में रिपोर्ट भी जारी करती है। तभी अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया। वो रिपोर्ट बड़ा ही निराशाजनक है, बड़ा ही यह मैं कहूँगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह रिपोर्ट अच्छी नहीं है। आरबीआई का यह कहना है कि भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जिसमें केरल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये वे राज्य हैं जिनका कुल सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अर्थात एक वर्ष में इनके भौगोलिक सीमा के अंदर जो वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, तो उसके सकल घरेलू उत्पाद का ये लगभग 90% उन कार्यक्रमों पर खर्च कर रहे हैं जिसका संबंध कर्मचारियों के वेतन, उनके पेंशन,
राज्य के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, राज्य के द्वारा अनप्रोडक्टिव जो कार्यक्रम चला जा रहे हैं उन पर हो जा रहा है। और निश्चित रूप से इसका परिणाम यह हो रहा है कि ये राज्य जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, जैसे एजुकेशन है, जैसे कि हेल्थ है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर वे राज्य ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे 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 राज्य कर्जे के बोझ के तले दबते चले जाएंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब वे राज्य जो डेट ट्रैप है, जो कर्जे का जो जाल है, उस जाल में बुरी तरीके से फंस जाएंगे। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि यदि हम लोग भारत के राज्यों की बात करें तो भारत के राज्यों में पंजाब राज्य के ऊपर सबसे अधिक 53.3% उसके जीडीपी का कर्ज है। दूसरे नंबर पर राजस्थान राज्य है जिसका कर्ज जो है उसके जीडीपी का 40% है। तीसरे नंबर पर बिहार है जिसका कर्ज उसके जीडीपी का 38% है। और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसका कर्ज है 34%। देखिए, इन सभी राज्यों के कर्ज में डूबने का जो सबसे बड़ा कारण है वह है कि ड्यू टू पॉलिटिकल गेन्स द रूलिंग पार्टीज आर रनिंग सो मैनी सोशल प्रोग्राम्स एंड दिस प्रोग्राम्स आर कम्प्लीटली अनप्रोडक्टिव। इन राज्यों में जो सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मुफ्त में जनता को कुछ रेवड़ियां बांटी जा रही हैं और उसके पीछे उनका जो उद्देश्य है वह यह है कि चुनाव में वे राजनीतिक लाभ की प्राप्ति कर सकें। तो परिणामतः ये राज्य जो हैं वो इनका मैं बताना चाहूँगा कि अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि किसी भी राज्य में जो अनप्रोडक्टिव प्रोग्राम्स है, जो अनुत्पादक योजनाएं हैं, उनके ऊपर कुल सकल घरेलू उत्पाद का 1% से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम बात करें पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य अनप्रोडक्टिव प्रोग्राम्स पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.3% खर्च कर रहा है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश राज्य है 2.11%। तीसरे नंबर पर आपका राजस्थान है 2% और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है 1.5%। तो निश्चित रूप से यदि इन राज्यों ने जो राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जनता को ये जो जिस प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं, अगर ये नहीं चलाया गया, अगर इन्होंने बंद नहीं किया तो निश्चित रूप से राज्य जो है निकट भविष्य में ही कर्ज के जाल में बुरी तरीके से फंस जाएंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आरबीआई ने यह भी बताया है कि भारत के जो 12 करोड़ किसान हैं, उन 12 करोड़ किसानों के परिवार की जो आय है, जो इनकम है, वह प्रत्येक माह के हिसाब से 10,000 रुपये है। लेकिन भारत का हर एक किसान के ऊपर 70,000 रुपये का जो है वो कर्ज है। और इन सभी कर्जों के पीछे कारण यही है कि लोग जो है काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर सरकार मुफ्त में उनको अनाज देगी, मुफ्त में उनके लिए जो है योजनाएं चलाएंगी, तो जाहिर सी बात है काम करना किसको अच्छा लगता है। अब आपके प्रश्न के आंसर की बारी आ गई और मुझे लगता है कि आपने अपना आंसर अब टाइप कर दिया होगा, सही आंसर, कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिस राज्य पर उसके सकल घरेलू उत्पाद का सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक जो है वो कर्ज है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य 53.3%। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखिए, जो प्रश्न दूसरा प्रश्न है, यह प्रश्न एक ऐसे भारत के पड़ोसी मुल्क से है जिसने समानांतर रूप से भारत के साथ में अपनी जीवन यात्रा आरंभ की। दोनों ही देशों की नदियों की घाटियों में सभ्यताओं का जन्म हुआ। एक की नदी घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है और दूसरी की नदी घाटी की सभ्यता का नाम वांगू घाटी की सभ्यता है। तो आप समझ चुके होंगे मैं किस राष्ट्र के बारे में बात कर रहा हूँ। यह राज्य है चीन। तो चीन ने अभी अपने राज्य के 2 प्रधानों का निर्वाचन किया। एक वहाँ के राष्ट्रपति और दूसरे हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। जो
जिनपिंग हैं उनको माओ जेदांग के बाद रिकॉर्ड रूप से तीसरी बार वहाँ पे राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, और ली कियांग को चीन का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का उनको 8वां प्रधानमंत्री बनाया गया है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना? आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है झाओ वेनलाई, दूसरा विकल्प है सियाई किंग, तीसरा विकल्प है रोंगझू, चौथा विकल्प है डेंग सियोपिंग। आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करें, तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए, चीन दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था है। यदि हम लोग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बारे में बात करें तो यह नॉमिनल जीडीपी के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पर पेरिटी अर्थात पीपीपी के आधार पर बात करें तो यह दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि हम लोग सैन्य शक्ति की बात करें तो सैन्य शक्ति के आधार पर यह अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है। यदि हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इसका पर कैपिटा इनकम दुनिया में 59वां है। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना निश्चित रूप से दुनिया में एक बड़ा ही शक्तिशाली और प्रभावशाली देश है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन 2 देशों ने एक साथ अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत की, इन दोनों ही देशों में जगह समय समय पर धर्म सुधार के आंदोलन चलाए गए। जैसे भारत में गौतम बुद्ध महावीर के द्वारा, उसी प्रकार से लाओ त्से और आपके कन्फ्यूशियस ने वहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन चलाए। जिस प्रकार से भारत में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना मौर्यों ने किया लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास, उसी प्रकार से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वहाँ पर जो चीन है, चीन में किन डायनेस्टी ने, किन वंश ने वहाँ पर भी अखिल चाइनीज़ साम्राज्य की स्थापना की। जैसे गुप्त वंश को भारत का माना जाता है कि वह भारत का एक स्वर्ण काल है, उसी प्रकार से चीन में जो आपका हान वंश था उसको माना जाता है कि वह चीन का एक गोल्डन पीरियड था। और मैं बताना चाहूँगा कि चीन में जो राजतंत्र है, किंग वंश, 17वीं शताब्दी में किंग वंश ने वहाँ पर सत्ता संभाली। लेकिन धीरे धीरे जो राजतंत्र है वो अनपॉपुलर हो गया, लोकप्रिय हो गया। परिणाम यह हुआ कि 1912 में वहाँ पर एक राष्ट्रवादी नेता थे जिनका नाम है आपका सन यात सेन। उन्होंने राजतंत्र को उखाड़ फेंका और उसके स्थान पर एक राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना की गई। चीन में 2 समानांतर आंदोलन चल रहे थे, एक राष्ट्रवादी, दूसरा साम्यवादी। जो साम्यवादी आंदोलन है और उनकी अपनी विचारधारा अलग थी। परिणाम यह हुआ कि दोनों के बीच में संघर्ष हुए, जिसको चाइनीज़ सिविल वार के नाम से जाना जाता है। और अंततः जो कम्युनिस्ट हैं उनकी विजय हो गई और 1948 में, अक्टूबर 1948 में वहाँ की जो राष्ट्रवादी सरकार थी वो भागकर ताइवान चली गई और वहाँ पर एक सरकार की स्थापना हुई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार थी। उस सरकार के प्रधान बनाए गए माओ जेदांग। तो माओ जेदांग वहाँ के प्रधान बनाए गए। उनको पदवी उस समय प्रीमियर की दी गई थी, प्रोटेक्टर की दी गई थी। हालांकि बाद में यह पदवी जो है बदल करके राष्ट्रपति की हो गई। तो माओ जेदांग को माना जाएगा कि वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे और झाओ वेनलाई को वहाँ का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार से झाओ वेनलाई वहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री बने। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, भारत और चीन दोनों ने अपने तरीके से, दोनों को माना जाएगा तो एक ही प्रकार से दोनों देश चले हैं। लेकिन समय की विडंबना देखिए कि एक देश की महत्वाकांक्षाओं ने उसको इतना विस्तार दे दिया कि आज वह देश पूरी दुनिया के सामने एक दानव के रूप में उपस्थित हो गया है। और भारत जो देवताओं की भूमि रहा था, आज भी कमोबेश दुनिया की नज़र में आज भी वह एक देवता देश के रूप में स्थित है। तो मैंने आप लोगों से जो प्रश्न किया था वो प्रश्न यह था कि चीन के प्रथम जो प्रधानमंत्री हैं
उनका नाम क्या है? तो चीन के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है झाओ एन-लाई। थोड़ा सा मैं और आपको ये भी बता दूं कि देखिए, चीन जो साम्यवादी प्रकार की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना क्या करती है, वह किसी व्यक्ति को रिकमेंड करती है कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में उनको नियुक्ति दी जाए। फिर चीन की जो पार्लियामेंट या संसद है, जो दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, जिसमें लगभग 3000 सदस्य बैठते हैं, वह क्या करती है, उस पर वह अपनी मुहर लगाती है, और यदि उसके द्वारा उस पर मुहर लगा दी जाती है तो वह व्यक्ति चीन का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो अभी हाल में चीन के जिनपिंग साहब को तीसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित किया चीन की संसद ने, और ली क़ियांग को चीन के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है निर्वाचित किया गया है। तो आपके, मुझे लगता है कि प्रश्न का आंसर आपको मिल ही गया। आपका प्रश्न का आंसर यह है कि चीन के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है झाओ एन-लाई। चलिए हम लोग अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिए, यह जो जीवन है और ये जो दुनिया है, अगर आप जिंदा हो तो आपको ऊपर वालों का शुक्रगुजार करना चाहिए, क्योंकि मौत एक बहाना है और किसी न किसी बहाने मौत आपको ढूंढ रही है। अभी एक वायरस ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। यह बड़ा ही जाना पहचाना सा वायरस है, जिस वायरस का नाम इन्फ्लुएंजा वायरस है, और इसका एक स्ट्रेन है H3N2। इस वायरस के कारण से फ्लू लोगों को हो रहा है, और फ्लू के कारण से यह घातक हो गया है। बहुत सारे लोग इससे मर रहे हैं। भारत में भी 2 मौत की खबर आ गई है। तो आज आपके लिए मैंने यहाँ पर से एक प्रश्न बना दिया है। प्रश्न यह है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस आर देयर? इन्फ्लुएंजा वायरस के कितने प्रकार हैं? A 3, B 4, C 5 और D 6। आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करें, तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारियां दे दूं। देखिए, इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, इस वायरस की पहचान सबसे पहली बार 1892 में जर्मनी के एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने किया, जीवाणु वैज्ञानिक ने किया, जिनका नाम है रिचर्ड फिफ्नर। तो रिचर्ड फिफ्नर साहब ने इसकी पहचान की और ये जानकारी प्राप्त की गई कि यह जो वायरस है, इसके कारण से सर्दी जुकाम, जो सामान्य प्रकार का सर्दी जुकाम होती है, इसको हम फ्लू कहते हैं, तो फ्लू हो जाता है लोगों को। और यह जो फ्लू का वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके 4 प्रकार हैं, A, B, C और D। यह जो फ्लू वायरस है, इस फ्लू वायरस में का जो बाहरी भाग है, उसका जो आवरण है, उसमें 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन का नाम है हेमेटोग्लूटेनिन और दूसरे का नाम है न्यूरोमेंडेज। हीमोग्लूटेनिन 18 प्रकार का होता है, न्यूरोमेंडेज जो है वह 11 प्रकार का है। तो ह्यूमन जो आपका हेमोग्लूटेनिन का H और न्यूरोमेंडेज का जो आपका N है, तो इस HN से बनता है HN वायरस को नाम दिया जाता है। और यह वायरस H1N1, H1N2, H2N3, H3N2। तो अभी जो वायरस इन्फेक्ट हो रहे लोगों को, वो उस वायरस का नाम है H3N2। मतलब आपसे अगर परिचय पूछा जाए कि यहाँ पर H और N का क्या मतलब है, तो ये प्रोटीन है आपके फ्लू फैलाने वाले इन्फ्लुएंजा वायरस के। H का मतलब यहाँ पर है हेमेटोग्लूटेनिन और N का मतलब है आपका न्यूरोमेंडेज। ये दोनों प्रोटीन हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि देखिए, जो इन्फ्लुएंजा का A टाइप का जो वायरस है और B टाइप का वायरस, यह मानव में सीजनल फ्लू फैलाते हैं, जिसमें से A काफ़ी दुनिया में ख़तरनाक हो चुका है। 1918 में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, जिसके कारण से लगभग 5 करोड़ लोग हताहत हुए थे। मैं बता दूं कि आप इसकी भयावहता का अनुमान लगा लो कि जिस कोविड-19 ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, पूरी दुनिया की व्यवस्था को हिला करके रख दिया, वर्ल्डोमीटर की बात करें तो उसके आधार पर यहाँ पे मरने वालों की जो संख्या है वह मात्र 68 लाख है।
और संक्रमित हुए लोगों की संख्या 68 करोड़ है। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा के कारण से फ्लू आया था 1918 में, उससे 5 करोड़ लोग हताहत हुए थे। तो आप इसकी भयावहता का अनुमान इसी से लगा सकते हो। तो यह जो वायरस है, तो जो 1 और जो आपका ए और बी है, ये मानव में फ्लू फैलाते हैं। सी भी मानव को प्रभावित करता है, लेकिन इसका प्रभाव उतना घातक नहीं होता। डी जो है वो मवेशियों में फ्लू पैदा करता है। तो इस तरीके से हम लोगों का जो प्रश्न था, इसमें प्रश्न यह था कि H3N2 जो है, प्रश्न यह था कि जो फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस कारण से होता है, या इन्फ्लुएंजा वायरस जो मानव को प्रभावित कर रहा है, ये करता है, यह कितने प्रकार का है। तो इसके 4 प्रकार हैं, A, B, C और D। और उनमें जो ह्यूमोग्लूटेनिन और न्यूरोमेंडेज जो प्रोटीन है, उसके आधार पर इसके जो है अलग अलग तरीके से वर्गीकृत वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। तो आपके प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न आपके लिए था कि जो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कितने टाइप हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 टाइप। इसके 4 टाइप है। अब हम लोग बात करते हैं अपने एक ऐसे मित्र राष्ट्र की जिसके साथ में भारत के संबंध आज़ादी के समय से, आज़ादी के पहले ही था। 1941-42 में भारत ने एक परमानेंट ट्रेड सेंटर उस देश में स्थापित किया था। 1945 में भारत का हाई कमीशन जो है उस देश में स्थापित किया गया। उस देश ने भारत का जो संविधान लिखा जा रहा था, तो संविधान लिखे जाने के लिए चीन और अमेरिका के साथ उस देश ने भारत को गुडविल मैसेज भेजा था पहले दिन। उस देश का नाम ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो एंथनी आपको अल्बनीज़ हैं, उन्हें भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत आने का न्योता दिया, और उस न्योते के आधार पर वो 8 मार्च को भारत आए। 8 मार्च से लेकर 11 मार्च 4 दिवस यात्रा पर थे। दोनों देशों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई, और दोनों देशों ने निर्णय लिया कि जहां तक हो सकेगा वे दोनों एक दूसरों को जो है वो क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। हालांकि मैं बताना चाहूँगा आपको कि 1998 में जब भारत में पोखरण का परमाणु परीक्षण किया, तो ऑस्ट्रेलिया इससे नाराज़ हो गया। भारत की उसमें निंदा की, और यूरेनियम की आपूर्ति जो वो भारत के लिए प्रभावित करता था उसको रोक दिया था। हालांकि 2014 में उस यूरेनियम की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी थी, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के जो संबंध हैं वो सुधर चुके हैं। आज यदि हम लोग भारत की बात करें, तो भारत के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया का 17वां सबसे बड़ा पार्टनर है, और जबकि ऑस्ट्रेलिया भारत का 9वां सबसे बड़ा जो है ट्रेड पार्टनर है। तो निश्चित रूप से दोनों देश एक दूसरे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्रश्न बनाया है। प्रश्न यह है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने भारत से यह प्रतिबद्धता की, या दावा किया, या वादा किया कि भारत, अमेरिका और जापान जो क्वाड ऑस्ट्रेलिया के साथ में क्वाड का निर्माण करते हैं, मतलब क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो उसका उनका एक संयुक्त जो युद्धाभ्यास होता है मालाबार, उसमें ऑस्ट्रेलिया आपको परमानेंट तरीके से भाग लेगा। ऑस्ट्रेलिया इसमें भाग लेता रहेगा परमानेंट रूप से। अब यहाँ पर एक प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न यह है कि दुनिया में तमाम देशों में युद्धाभ्यास होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े सैनिक युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो आपके लिए 4 यहाँ पर विकल्प हैं। पहला विकल्प है वज्र प्रहार, विकल्प नंबर बी है युद्धाभ्यास, विकल्प नंबर सी है न्यूमेडिक एलिफेंट, और विकल्प नंबर डी है रिम पैक। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करो, तब तक हम लोग इसके आंसर पे आ जाते, तब तक हम लोग इस पर कुछ देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मानव प्रेम का दूसरा रूप है, ईश्वर का उसको दूसरा रूप माना गया, ईश्वर का अंश माना गया है। इस उपनिषद का एक मैंने आपको मंत्र बताया था, जिस मंत्र
मैं फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए कि ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णा उदिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि वह परब्रह्म भी पूर्ण है और उस उत्पन्न होने वाला यह प्रकृति भी पूर्ण है। और जब पूर्ण से पूर्ण को निकाल दिया जाता है तो पूर्ण ही शेष बचता है। मतलब हम सभी लोग उसी परब्रह्म के, वह ईश्वर जिसने इस धराधाम को बनाया है, प्यार से सिंचित करता है, उसी धराधाम उसी ईश्वर के हम अंश हैं। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी ईर्ष्या, अपने द्वेष की नकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण से मानव ने इस धराधाम को युद्धों का क्षेत्र बना दिया है। अपने 5000 वर्ष के सभ्य मानव इतिहास में मानव लगभग 5000 युद्ध भी लड़ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि आप चाहे जितने भी शांति के देवता हों, आप चाहे जितने भी शांति का आवरण करने वाले हों, अपनी रक्षा के लिए आपको समय समय पर युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है। तो दुनिया के तमाम देश क्या करते हैं, उसके लिए सैनिक युद्धाभ्यास करते हैं। भारत भी इस प्रकार के 3 प्रकार के सैनिक युद्धाभ्यास करता है। पहला जो है उसका यह घरेलू सैनिक युद्धाभ्यास है, जिसमें आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे आपका गांडीव विजय है, जैसे पश्चिम लहर है, जैसे कि आपका वायु शक्ति है। ये सब भारत के घरेलू सैन्य युद्धाभ्यास हैं। इसी प्रकार से भारत अमेरिका के साथ में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास जैसे बाइलैटरल मतलब द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करता है। नोमैटिक एलिफेंट व मंगोलिया के साथ करता है। तो और साथ ही साथ बहुपक्षीय भी है, जिसमें भारत रिम, पैक, मालाबार, ये सब भारत के बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। अब आपके लिए जो प्रश्न था वो प्रश्न यह था कि दुनिया का वह कौन सा ऐसा युद्धाभ्यास है जिसमें सबसे अधिक देश भाग लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका नाम है रिम कैप। रिम कैप जो है रिम ऑफ पैसिफिक अर्थात प्रशांत परिक्षेत्र का यह संक्षिप्त रूप है। इसमें दुनिया के 26 देश भाग लेते हैं। यह अमेरिका के हवाई द्वीप के होनोलुलु में यह युद्धाभ्यास किया जाता है और अमेरिका, जापान, भारत सहित इसमें दुनिया के 26 देश इसमें भाग लेते हैं। देखिए, युद्धाभ्यासों का मुख्य जो मकसद अब यही है कि दुनिया के अलग देशों के लड़ने के अपनी अलग अलग टैक्टिक्स है, बचाव के अलग अलग टैक्टिक्स है। तो दुनिया के तमाम देश जब साथ में युद्धाभ्यास करते हैं तो एक दूसरे से अपनी जानकारियों को साझा करते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा प्रणाली जो है वो मजबूत होती है। तो आपके लिए प्रश्न क्या था? प्रश्न यह था कि दुनिया में वो कौन सा ऐसा युद्धाभ्यास है जिसमें सबसे अधिक देश भाग लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिम ऑफ पैसिफिक, मतलब आपका रिम पैक, जिसमें 26 दुनिया के देश भाग लेते हैं। भारत भी उसमें पार्टिसिपेटिंग नेशन होता है। 2 वर्षों में जुलाई जून के महीने में इसका युद्धाभ्यास किया जाता है अमेरिका के होनोलुलु में। अब आपके लिए ये अंतिम प्रश्न है। देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैन्य संख्या के हिसाब से चीन दुनिया का पहला देश है और भारत इसके हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में 14 लाख सक्रिय सेना है। तो भारत की जो सेना है, 14 लाख सक्रिय सेना है। निश्चित रूप से जब ये लोग रिटायर करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनको भारत की सरकार को पेंशन देना होता है। इस कारण से भारत की सरकार के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ रहा था। तो भारत की सरकार ने यह निर्णय किया कि एक स्कीम लाई जाए, जिस स्कीम के आधार पर जब लोगों की लड़ने भिड़ने की क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक ऊर्जावान होता है मनुष्य, उस समय तक उनको सेना में रखा जाए और बाकी बात यदि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसमें से कुछ लोगों को आगे भी रखा जाएगा। और उसके लिए 16 जून 2022 को भारत की सरकार एक योजना लेकर आ गई, जिस योजना का नाम है अग्निपथ। अग्निपथ में जिन लोगों को रिक्रूटमेंट मिलता है उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। अब भारत में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में लोगों का रिक्रूटमेंट डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि अग्निपथ योजना के माध्यम से होता है।
17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के जो लोग होते हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें यह है कि 4 वर्ष का यह आपका कार्यक्रम रहता है, 6 महीने का प्रशिक्षण होता है और 3.5 वर्ष लोग सेना में सक्रिय रूप से अपना योगदान देते हैं। इसके बाद 11,70,000 रुपये लगभग उनको जो है वो दे दिया जाता है और 25% लोगों को सेना जो है आगे कंटिन्यू करा लेती है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। तो यहाँ पर मेरा आपसे प्रश्न है कि भारत की केंद्र की सरकार ने अभी यह घोषणा किया कि भारत के जो केंद्रीय सैन्य बल है उस केंद्रीय सैन्य बल में से एक सैन्य बल में अग्निवीरों को 10% तक स्थान जो है उनको सुरक्षित रखा जाएगा। तो आपको बताना है कि वह कौन सा सैन्य बल है। आपके लिए मैं विकल्प दे देता हूँ। पहला है असम राइफल्स, दूसरा है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, तीसरा है CRPF और चौथा है आपका CISF। तो आप अपने आंसर को आंसर बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ। देखिए, जो भारत की सेना है, यदि हम लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करें तो यह दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है और निश्चित रूप से भारत की सरकार ने इस प्रकार की जो योजना चलाई है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जब लड़ने भिड़ने की क्षमता इंसान में अधिक होती है तो उसका इस्तेमाल सेना के लोग करें। जम्मू कश्मीर राज्य भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि जिसने जम्मू कश्मीर पुलिस के 10% सीटों को आरक्षित किया कि जो भी अग्निवीर होंगे उनके लिए 10% सीटें जो है वह सुरक्षित रहेगी जम्मू कश्मीर की पुलिस में। अब यहाँ पर भारत की सरकार ने अभी यह घोषणा किया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी अग्निवीरों के लिए 10% सीटें जो है आरक्षित की जाएंगी। तो आपका जो प्रश्न था उसका आंसर आपको मिल गया कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 10% सीटें अब अग्निवीरों के लिए सुरक्षित करके रखी जाएंगी। तो आज की क्लास यही तक थी। अंत में हम लोग लास्ट में एक मंत्र जिसको हम लोग महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, हालांकि ये मंत्र जो है उसका जाप लोग करते हैं कि अकाल मृत्यु से बचा जाए। और मैं निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी विद्यार्थी हैं वो स्वस्थ रहें, सफल रहें, दीर्घ आयु को प्राप्त करें। तो लास्ट में मैं चाहते एक बार इस मंत्र का मैं चाहूँगा कि आप इस मंत्र का उच्चारण मेरे साथ करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षे मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, हे त्रिनेत्रों वाले महादेव, जब जो इस पूरी दुनिया में सुगंध की अभिवृद्धि करते हैं, जब मैं अपने प्राकृतिक उम्र को, जो मेरा स्वाभाविक उम्र है, उस उम्र को जब मैं प्राप्त कर लूँ तो मेरी आत्मा को मेरे शरीर से वैसे मुक्त कर देना जैसे कि पकने के बाद ककड़ी अपनी लता से मुक्त हो जाती है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।